नमस्कार प्रिय साथियों। एसआर ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ऑफलाइन होगा तो उस समय आप अपात्र होंगे या पात्र होंगे, जो ये आज डिटेल बताने जा रहे हैं इसी के अनुसार आपका आंकलन किया जाएगा। तो देखिए, नियमों एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी अध्यापक पद पर आवेदित आरक्षित वर्ग व अनारक्षित वर्ग के पदों हेतु नियुक्ति के लिए पात्र है। अनारक्षित तथा स्वयं के वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए पात्र विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार होगा। मित्रों, अभ्यर्थी अध्यापक पद पर अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का है एवं आयु या अंकों में छूट प्राप्त की गई है। नियमों एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यानी आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है, आयु या अंकों में छूट ली जा रही है, तो वो जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए मित्रों, तभी आप इनका लाभ ले पाएंगे। केवल स्वयं के वर्ग के आरक्षित पदों के लिए ही सिर्फ पात्र होगा, ये नहीं कि अन्य के लिए। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिलाओं के पति की मृत्यु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की है अथवा विधवा श्रेणी हेतु उसको अपात्र माना जाएगा। मित्रों, मूल जो आवेदन हुआ था रेट मुख्य परीक्षा का, उस आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अगर मृत्यु हुई है तो उसको अपात्र माना जाएगा। सामान्य महिला यानी जनरल कैटेगरी में उसको पात्र माना जाएगा। परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिलाओं के द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिग्री प्रस्तुत नहीं की गई, इस कारण उसको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन सामान्य महिला के रूप में उसको भी पात्र मानेंगे। परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिलाओं के द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिग्री जो ऑनलाइन आवेदन के अंतिम निर्धारित तिथि के बाद में जारी की हुई है, तो इस कारण भी उसको अपात्र माना जाएगा, लेकिन सामान्य महिला के रूप में वह भी पात्र होगी। विधवा अथवा परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन किया गया है किंतु पुनर्विवाह कर लिया गया, वह वर्तमान में विवाहित है, इस कारण उसको उस कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा, अपात्र होगी, उसके लिए सामान्य महिला के रूप में पात्र है। अन्य राज्य का निवासी होकर राजस्थान राज्य में आरक्षित वर्ग में आवेदन किए जाने के कारण केवल सिर्फ अनारक्षित पदों के लिए ही पात्र होगा, आरक्षित वर्गों में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य राज्य का है तो अन्य राज्य की विवाह उपरांत राजस्थान में प्रवासित महिलाएं जिनके द्वारा राजस्थान में आरक्षित वर्ग में होने का प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत किए जाने पर और आरक्षित वर्ग में आवेदन किए जाने के कारण उसको अपात्र माना गया है, वह अन्य राज्य की है और विवाह उपरांत उसने राजस्थान में प्रवास किया है, तो उसको भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित पदों के लिए वह पात्र होगी। अभ्यर्थी के द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी से आवेदन किया गया है किंतु विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उसको अपात्र माना जाएगा, उसको भी बाहर नहीं करेंगे। अनारक्षित तथा स्वयं के वर्ग के लिए उसको पात्र मान लिया जाएगा। यह डिटेल बहुत ही आवश्यक है मित्रों, ऑफलाइन जब सत्यापन होगा आपका। अभ्यर्थी के द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से आवेदन किया गया है किंतु विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र एनओसी प्रस्तुत नहीं करने के कारण भी आपको अपात्र माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित तथा स्वयं के वर्ग के लिए पात्र, जबकि पात्रता की शेष सभी शर्तें पूर्ण करता हो तभी। अभ्यर्थी के द्वारा दिव्यांग श्रेणी से आवेदन किया गया है किंतु विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उसको अपात्र घोषित किया जाएगा। अनारक्षित तथा स्वयं के वर्ग के लिए उसको भी पात्र माना जाएगा। ये अपात्रता के कुछ कारण हैं। दस्तावेजों के अपलोड नहीं किए जाने, आयु सीमा के संबंध में देखिए, ये तो अपात्र के लिए हैं। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में मूल दस्तावेजों का मिलान नहीं करवाया गया है, अतः मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उसको अपात्र माना जाएगा। किसी भी प्रवर्ग के लिए पात्र नहीं होगा, उसको सीधा सीधा बाहर कर देंगे अगर मूल दस्तावेज आपके मिलान नहीं खाते हैं।
दूसरा दे रखा है अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुतियां अपलोड किए गए हैं, अतः अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अपात्र किसी भी प्रवर्ग के लिए उसको पात्र नहीं माना जाएगा मित्रों। अपूर्ण दस्तावेज, जो दस्तावेज आपको अपलोड करने चाहिए वो आपने नहीं किए हैं तो अपात्र इसमें माना जा सकता है। तीसरा, अभ्यर्थी उसके वर्ग के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से बाहर होने के कारण भी अपात्र होगा और किसी भी वर्ग में इसको पात्र नहीं मानेंगे। अब अपात्रता का कारण जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र, टीएस 75 का सद्भावी निवासी होने के संबंध में ये और देख लो। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणियां हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, एससीएच में आवेदन किया गया है तथा आयु या अंकों का लाभ लिया गया है एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग में होने से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वह किसी भी प्रवर्ग के लिए पात्र नहीं होगा। अपात्र, अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया है तथा आयु या अंकों का लाभ लिया गया है एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग में होने से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम जाति प्रमाण पत्र या वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अवधि पार प्रमाण पत्र होने के कारण भी उसको अपात्र घोषित किया जाएगा। किसी भी प्रवर्ग के लिए वह पात्र नहीं होगा। देखिए, मेरे द्वारा नहीं है, RMSSB के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये अपात्रता के जो पॉइंट हैं वो घोषित किए गए हैं। इसी के अनुसार डिसीजन लिया जाएगा मित्रों। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया, आयु या अंकों का लाभ लिया गया तथा विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग में होने से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र या वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक के बाद का है, इस कारण उसको अपात्र माना जाएगा और किसी भी प्रवर्ग के लिए पात्र नहीं होगा। अगला अपात्र है TS 75 के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया किंतु TS 75 का सद्भावी निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण उसको अपात्र मान लिया जाएगा और TS 75 के किसी भी प्रवर्ग के लिए वह पात्र नहीं होगा। संतान संबंधी दिनांक 1/6/2002 या इसके पश्चात कुल संतानों की संख्या बढ़कर 2 से अधिक होने के नियम के अनुसार अपात्र हो जाएगा। 2 से अधिक संतान है 2002 के बाद तो फिर अपात्र घोषित किया जाएगा, किसी भी प्रवर्ग के लिए उसको पात्र नहीं माना जाएगा। प्रशैक्षिक योग्यता DLED में प्रवेश की तिथि 27/7/2011 के बाद की है। नियमानुसार उच्च माध्यमिक परीक्षा में 45% प्राप्तांक अनिवार्य हैं, जबकि अभ्यर्थी के प्राप्तांक उक्त अनुसार नहीं होने के कारण भी उसको अपात्र माना जाएगा। किसी भी प्रवर्ग के लिए वह पात्र नहीं होगा। प्रशिक्षक योग्यता DLED NCET से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी नहीं है तो भी अपात्र है, किसी वर्ग के लिए पात्र नहीं होगा। वह अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य शिक्षा हेतु आवेदन किया गया है जबकि उसके द्वारा विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया गया है, अंक तालिका प्रमाण पत्र को ही प्रशिक्षक योग्यता के रूप में प्रस्तुत किया है तो भी अपात्र है, किसी भी प्रवर्ग के लिए पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा विशेष शिक्षा हेतु आवेदन किया गया है जबकि उसके द्वारा सामान्य शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया गया है और उसी के अंक तालिका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं तो अपात्र है, किसी भी प्रवर्ग के लिए पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम MR के पद पर आवेदन किया है जबकि उसके द्वारा MR CP श्रेणी में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किया गया तो भी वह पात्र नहीं है। अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम HI के पद पर आवेदन किया है जबकि उसके द्वारा HI श्रेणी में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किया गया है तो इस संबंध में अपात्र है, पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम VI के पद पर आवेदन किया है जबकि उसके द्वारा VI श्रेणी में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किया गया है तो भी वह किसी वर्ग के लिए पात्र नहीं होगा मित्रों। और ये देखिए कुछ और हैं पात्रता के संबंध में अंकित की जाने वाली अंतिम टिप्पणी। पात्र कौन कौन होंगे ये दे रखा है डिटेल, देखिए काफ़ी सारे पॉइंट हैं ये।
ये प्रत्येक डिटेल दे रखी है, कौन पात्र होगा, कौन अपात्र होगा। तो आज के वीडियो में मित्रों यही बातें थी, कौन कौन विद्यार्थी जो अपात्र होंगे उसके संबंध में वीडियो बनाया गया है। ज़रा सा भी पसंद आए मित्रों तो वीडियो को लाइक करें। ये देखिए और कुछ दे रखे हैं इसमें, अपात्र, वही डिटेल दे रखी है यहाँ पर जो ऊपर दे रखी है। तो ये जानकारी ज़रा सी भी पसंद आए मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।